हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज डिस्कस करेंगे बिहार जेंडर रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार जेंडर रिपोर्ट है जो लागू की गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो इसके बारे में देखेंगे क्या क्या इसमें प्रोविज़न है, क्या क्या वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर के महिला सशक्तिकरण से लेकर के स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उठाई गई हैं और क्या उसका परिणाम है, यानी क्या उसका रिजल्ट है। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसे। यह आपको जो बीपीएससी की पीटी, मेंस और इंटरव्यू, यानी कि तीनों में आपको फ़ायदा करने वाला है। पीटी वालों के लिए पीटी वाला फैक्ट मैं ऑलरेडी बता दूंगा आपको कि ये चीज़ें पीटी में पूछी जा सकती है इस रिपोर्ट से रिलेटेड। और मेंस वालों को मैं बता दूंगा कहाँ पे कौन सा चीज़ आपको यूज करना है, इसके मटेरियल को, इस रिपोर्ट के मटेरियल को। और ये रिपोर्ट है फ्रेंड्स, यह लगभग 20 पेजेज में है, तो मैं इसे आपको क्रक्स बना करके मात्र 2 से 3 पेज में उसे भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं उस क्रक्स को। ठीक ना। इसके बाद फिर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में भी महिला सशक्तिकरण से, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उन चीज़ों को भी देख लीजिएगा और वहाँ पे जवाब दीजिएगा, तो वो जानेंगे कि आप काफ़ी अपडेटेड हैं, यानी बिहार सरकार के जो भी कुछ रिपोर्ट आ रही हैं उससे आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यह है आपका रिपोर्ट, बिहार जेंडर रिपोर्ट। ठीक है, जो 2019 में पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं जो आपको जानने चाहिए। ठीक है, इसमें जैसे देखिए, यहाँ पे जो कंटेंट में जो सारी चीज़ें दिए हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आपको बैकग्राउंड में जानना होगा इसके बारे में, ये रिपोर्ट के बारे में, बिहार जेंडर रिपोर्ट 2019 और बिहार जेंडर रिपोर्ट सबसे पहले कब पब्लिश किया गया इसके बारे में जानेंगे। और 2019 वाला है जो केमा है, जो रिपोर्ट है, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसी हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें बिहार और इंडिया को कंपेयर करेंगे, और ये डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है पीटी के लिए। ठीक है, इसके बाद हेल्थ इशू के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे बिहार की महिलाओं में क्या हेल्थ इश्यूज हैं। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका है वो हम लोग देखेंगे, वह है वर्क पार्टिसिपेशन, यानी कि वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या है, और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स और वुमेन्स के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यही कुल मिलाकर के जो इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रश्न आ सकते हैं और जिसे आप अपने पीटी, मेंस और इंटरव्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, यही चीज़ों को मैं क्रैक्स के रूप में आपको मैं बतला देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बिहार जेंडर रिपोर्ट 2019। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो पहला क्वेश्चन पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जेंडर रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड्स एन ओवरऑल स्नैपशॉट ऑफ द प्रोग्रेस बिहार हैज मेड विद द रेफरेंस टू ए वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ प्रोग्रेस है जो बिहार अचीव किया है उसी का स्नैपशॉट है, यानी उन्हीं का मूल्यांकन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, एंड इट वाज फर्स्ट रिलीज इन 2018, और यह रिपोर्ट है जो पहली बार रिलीज हुई थी 2018 में। ठीक है, यानी पहले मैं बता दिया कि जेंडर रिपोर्ट कार्ड क्या है, दूसरा पहली बार यह कब रिलीज हुआ है तो 2018 में, और जो 2019 में जो रिलीज हुआ है फ्रेंड्स वह दूसरी बार रिलीज हुआ है। ठीक है, तो मैं 2 चीज़ आपको कवर कर दिया। तीसरा चीज़ कि पॉलिसी फॉर द एम्पावरिंग वुमेन, यानी वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन को सशक्त करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे 2018 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत फ्रेंड्स उसके जन्म से लेकर के उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक की सारी जो प्रोविजन सरकार के द्वारा की जाती है फेज बाई फेज, उसको देखेंगे। ठीक है, अभी बस मैं नाम बता देता हूँ। इसके बाद सेकंड है चाइल्ड मैरिज एंड एंटी डॉरी कैंपेन 2017, जो चाइल्ड मैरिज और एंटी डॉरी कैंपेन है, यानी कि बाल विवाह और जो दहेज मुक्त जो अभियान था
जो 2017 में चलाई गई थी श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो उसके बारे में भी देखेंगे, उसमें क्या क्या प्रोविजन स्टेप, क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट उठाई थी। इसके बाद देखेंगे कि 2016 में 35% रिजर्वेशन मिला था वुमेन को पब्लिक सेक्टर में, यानी सरकारी जॉब में। ठीक है, इससे भी वुमेन काफ़ी एम्पावर हुई हैं, सशक्त हुई हैं। ठीक है, इसके बाद कौशल युवा प्रोग्राम, जिसे बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है अल्कोहल प्रोविज़न, जो कि आपका शराबबंदी वाला है, 2016 में लाई गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स की वुमेन 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस। ठीक है, और 2007-8 में नारी शक्ति योजना आई थी, 2007 में जीविका आई थी। ठीक है, जो काफ़ी हेल्प की वुमेन को सशक्तिकरण करने में, महिला को सशक्तिकरण करने में। इसके बाद है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है। ठीक है, और 50% रिजर्वेशन पर वुमेन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो 2006 में लाई गई थी। ठीक है, इसमें पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन वुमेन को देने वाला भारत का बिहार एक पहला राज्य है, ये भी आप जानिएगा। ठीक है, तो ये पीटी वाला फैक्ट था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बार बार सारा कुछ जो प्रोविज़न ऊपर मैंने आपको बताया उसके डिस्कशन को। देखिए, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, यह 2006 में इसको शुरू की गई थी। ठीक है, और इसके अंदर है जो लड़का हो या लड़की जो 9वां ग्रेड में चले जाते हैं, ठीक है, जो स्कूल जाते हैं, तो उन्हें पहले 2500 मिलती थी, अब 3000 रुपये साइकिल के लिए मिलती है। ठीक है, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना जो 2006 में शुरू हुई थी। ठीक है, दूसरा कि इसमें लड़का हो या लड़की, बालक हो या बालिकी, मतलब बालिका, ठीक है, तो उनको जो 9वां में चली जाती है, उनका एडमिशन हो जाता है और स्कूल जाते रहती हैं, तो उनका पहले 2500 मिलता था बाईसाइकिल के लिए, अब मिलता है 3000 रुपया। ठीक है, अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आखिर ये स्कीम का फ़ायदा क्या हुआ। तो देखा गया, गवर्नमेंट देखा कि ड्रॉप आउट है, यानी कि जो बहुत सारे लड़कियां लोग अपना स्कूल छोड़ देती थी 8वीं क्लास करने के बाद, तो वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 9वां में एडमिशन है, जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी ड्रॉप आउट काफ़ी कम रहा है। ठीक है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। ठीक है, नेक्स्ट जो योजना है फ्रेंड्स, वो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है जो 2018 में लॉन्च किया गया था। देखिए, यह क्या है, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है, इसमें भी आपको कैश ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशनल शर्त वाइज है। इसमें क्या होता है कि ओवरऑल एक लड़की को, गर्ल्स को 54,100 रुपये सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन ऐसे ही नहीं एक ही बार दी जाती है, इसका फेज वाइज फेज दिया जाता है, जैसे बर्थ से लेकर के उसको अंडर ग्रेजुएट होने तक। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है जीविका के बारे में देखते हैं। देखिए, जीविका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और जीविका के सहारे बिहार गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम भी चला रही हैं। ठीक है, तो जीविका क्या करता है कि वुमेन को जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, ठीक है, उन सेक्शन के महिलाओं को एकत्रित करके सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और यही जीविका है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन महिलाओं को कई प्रकार के रोजगार देने की बात भी करती है। ठीक है, या इवन उन्हें क्रेडिट यानी कि लोन भी प्रोवाइड कराती है, सस्ते लोन। ठीक है, तो जीविका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बिहार के वुमेन एम्पावरमेंट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ कि वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग, यानी कि कितना परसेंटेज वुमेन हैं जो सांसद हैं, कितने परसेंटेज वुमेन हैं जो आपके एमएलए हैं, कितने परसेंट वुमेन हैं जो एमएलसी हैं, कितने परसेंट वुमेन जो हैं जो जज हैं। ठीक है, कितने परसेंट वुमेन हैं जो पंचायती राज में उनका योगदान है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो बिहार से मात्र 3 महिलाएं हैं जो गई हैं, जो सांसद हैं, और वो दिल्ली गई हैं पार्लियामेंट हाउस में। ठीक है, इसके बाद एमएलए की बात करें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम लोग विधायक भी कहते हैं, तो वो 29 हैं। ठीक ना, तो यानी कि उनका परसेंटेज की बात किया तो 12%, जो कि काफ़ी अच्छा परसेंटेज नहीं है, क्योंकि 50% जनसंख्या का नेतृत्व करती हैं। और बात करें हम डिसीजन मेकिंग में, तो मात्र 29% ही उनका रोल है, तो काफ़ी कम है। क्योंकि बात करें एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार में यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जैसे विधानसभा, और इसका एक तो आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। ठीक है, तो इसमें बात करें एमएलसी में, तो मात्र 4 महिलाएं एमएलसी हैं
जिस यदि परसेंटेज की बात किया तो मात्र 5% है, जो कि काफ़ी कम संख्या है। इसके बाद पंचायती राज की बात किया फ्रेंड्स, तो देखिए पंचायती राज में तो 50% तो फिक्स ही कर दिया बिहार गवर्नमेंट। ठीक, कब किया है? 2006 से ही, तो इसे भी याद रखिएगा। और भारत का पहला राज्य है बिहार जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया था। ठीक है, अब देखिए तो जो पंचायती राज में वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, 52% है। ठीक है, जब इस संख्या की बात किया तो 70,400। ठीक है, तो ये अच्छा यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है। इसके बाद जज की बात करें फ्रेंड, तो जज 112 हैं, जो कि टोटल जजों का परसेंटेज से देखा जाए तो 12% है। ठीक है, तो मैंने बताया कि वुमेन है जो डिसीजन मेकिंग में उनका पोजीशन क्या क्या है, यानी कितने एमपी हैं, कितने एमएलए हैं, कितने एमएलसी हैं, कितने पंचायती राज में, कितने जज हैं। देखिए, तो एक चीज़ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि प्रेजेंट सिनेरियो में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो आपको बताना है कुछ फैक्ट दे करके। देखिए, जो अभी एमपी की बात की जाए तो बिहार से मात्र 3 एमपी ही चुनी जाती हैं। ठीक है, जबकि टोटल सीटों की संख्या 40 है, तो काफ़ी यहाँ पे परसेंटेज कम है, तो उनका कंडीशन तो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही लोग जा कर के जाएंगे वहाँ पे सांसद भवन में और यही लोग कानून बनाएंगे। तो यदि वहाँ पे वुमेन का परसेंटेज कम हो तो वुमेन के लिए उतना कोई ज़्यादा एक्टिव रोल लोग निभाएगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से एमएलए पे दिखा दीजिए कि एमएलए का भी संख्या उतनी अच्छी नहीं है, एमएलसी की भी संख्या उतनी अच्छी नहीं है। ठीक ना, इस बार पंचायती राज में थोड़ा बड़ाई कर सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज अच्छा है, लेकिन किसके कारण? तो बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के कारण, क्योंकि उसमें प्रोविजन किया गया था कि 50% है जो रिजर्वेशन वुमेन के लिए होगा मिनिमम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, कि वुमेन्स के अगेंस्ट क्या क्या क्राइम होती है उसका रिपोर्ट। बिहार का मैं सारा रिपोर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो किडनैपिंग बोले तो जो क्राइम में 50% किडनैपिंग वुमेन का होता है। ठीक है, इसके बाद डॉरी ऑपरेशन है जो 20%, डॉरी डेट यानी कि दहेज के कारण मृत्यु हो जाती है महिलाओं का, वो 6% का केस आता है। ठीक है, रेप की बात की जाए फ्रेंड्स तो 9% केसेस बिहार में मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने ये रिपोर्ट बता दिया क्राइम के लिए कि बिहार है जो एज फार एज क्राइम इज कंसर्न्ड द सिनेरियो ऑफ वुमेन इज नॉट ऑल्सो गुड। ठीक ना, चलिए अब बात करें फ्रेंड्स रैंकिंग की, तो देखिए बिहार क्राइम रेट के अनुसार 10वां पोजीशन लाता है पूरे इंडिया में। ठीक है, जो कि बात करें हम पहले 5वां पोजीशन था, लेकिन अब इसका रैंकिंग है जो कहीं ना कहीं सुधरा है, अब 10वां रैंकिंग हो गया है। ठीक है, क्राइम में, तो अच्छी बात है बिहार के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। तो वुमेन में क्या हेल्थ का सिनेरियो है, तो देखिए मोर्टेलिटी दो तरह की होती है। एक मैटरनल मोर्टेलिटी में होता है क्या है कि कोई एक फीमेल, ठीक है, कोई एक फीमेल प्रेग्नेंट है और वो बच्चा को जन्म देती है। ठीक है, और 42 दिन के अंदर यदि उनका मृत्यु हो जाता है तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के अंतर्गत कंसिडर हो जाती हैं 42 दिन के अंदर। ठीक है, यदि उनको मृत्यु हो जाती है तब तो। और जबकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात किया फ्रेंड्स, तो बच्चा जन्म ले लेता है और 1 साल तक यदि एक बच्चा जन्म लिया और 1 साल तक के बच्चा को जितना डेथ होता है उसे मोर्टेलिटी रेट में रखा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में रखा जाता है। तो बात करें मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की फ्रेंड्स, तो बिहार में 165 है, जो ये काफ़ी ज़्यादा संख्या है। 1000 महिलाओं में आप सोच सकते हैं 165 महिलाएं ऐसी हैं जो आफ्टर मतलब कि डिलीवरी वो 42 दिन के अंदर मर जाती हैं, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। जबकि इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो 122 हैं। जबकि हम SDG गोल, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो उसका टारगेट है जो यूएन के द्वारा सेट किया गया था, उसमें इसको लाया जाना है 70 तक। क्योंकि सोचिए हम लोग अभी बिहार तो और गंदा स्थिति में 165 महिलाओं का मृत्यु हो जाता है, और जो बात करें इंडिया का तो 122 महिलाओं का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, और SDG गोल के अंतर्गत 70 लाना ये टारगेट है। ठीक है, अब देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो बिहार में 35 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो 1000 बच्चों में से कितने बच्चों का मौत हुआ उसके जन्म से लेकर के 1 साल के बीच में, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। जबकि इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो 33 है। ठीक है, जबकि बिहार का 35 है, तो इंडिया और बिहार में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं। लेकिन SDG टारगेट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो सेट किया गया यूएन के द्वारा, जिसे अचीव करना है 2030 तक, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो उसको संख्या को 20 लाना है। ठीक है, तो इंडिया को काफ़ी काम करना पड़ेगा इसके क्षेत्र में। अब देखिए ये क्षेत्र सुधरेंगे कैसे, यदि आपसे पूछे कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कैसे सुधरेंगे। देखिए हम बात करें पहले तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में होता है कि महिलाओं का मृत्यु क्यों जाता है आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि उनमें कई तरह के विटामिन्स की कमी होती है, प्रॉपर उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो अब क्या करे गवर्नमेंट की उसके प्रेगनेंसी के दौरान ही उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे।
ठीक है, जिसके कारण आफ्टर डिलीवरी उनका मृत्यु ना हो। दूसरी बात फ्रेंड्स कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे लोग इस कारण मर जाते हैं क्योंकि उनके आसपास अस्पताल नहीं होता, अस्पताल दूर होते हैं। यानी बात करें तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वहाँ पे नहीं हो पाती हैं, जिनके कारण उनका मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और भी कई कारण हैं। ठीक है, जब बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो इसे सुधारने के लिए सेम कि यदि उनके माता जी को आप दीजिएगा स्पेशल न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स, तो बच्चा को भी वहाँ पे फायदा करेगा और बच्चा है जो वहाँ पे उसकी चांसेस कम होगी उसके मरने की। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें हेल्थ केयर की, तो कई महिलाएं कई बच्चे इन द एब्सेंस ऑफ हेल्थ केयर भी मर जाते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हें जॉन्डिस हो ही जाती है और उनका जॉन्डिस प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है गाँव के हॉस्पिटल्स में और उन बच्चे को मौत हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हॉस्पिटल्स, और लैक ऑफ हॉस्पिटल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कारण है जिसे आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और आप इनका ये आप बता दीजिए कि देखिए बिहार का हेल्थ फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा संख्या है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट सेट किया गया उससे। ठीक है, और इसका क्या क्या उपाय हो सकता है, उपाय भी आप दे सकते हैं। पहले तो कारण बता दीजिए और वही कारण को उपाय बता दीजिए कि इसको सुधारना होगा। ठीक है, ऐसे बिहार गवर्नमेंट तो फोकस की है कि जो जितना बिहार का जो डिलीवरी हो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, यानी सभी को हॉस्पिटल में डिलीवरी हो। ठीक है, हम बात करें फर्टिलिटी रेट की। देखिए फ्रेंड्स, फर्टिलिटी रेट क्या होता है, एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है उसे हम लोग फर्टिलिटी रेट कहते हैं, फर्टिलिटी रेट। तो फ्रेंड्स हम बात करें बिहार की, तो बिहार में देखा गया है कि एक महिला है जो 3.3 बच्चों को जन्म दे रही है, यानी कि काफ़ी संख्या बहुत बड़ी है। जबकि बिहार की बात किया तो 2.3, जबकि बात करें SDG टारगेट की तो 2.1। देखिए SDG टारगेट क्या है कि यदि कोई महिला का, जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत की महिलाओं का ओवरऑल देखा जाए तो फर्टिलिटी रेट 2.1 है। इसका मतलब ये होता है कि जितने लोग, यानी कि जिसका पॉपुलेशन जो रिप्लेस हो रहा है, लोग मर रहे हैं और लोग जन्म ले रहे हैं, ना उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा ना घटेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल पॉपुलेशन। यदि फर्टिलिटी रेट किसी कंट्री का, किसी स्टेट का 2.1 हो जाए, तो भारत तो खैर उसके करीब है 2.3 के, लेकिन बिहार को सोचना चाहिए, बिहार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके प्रति। अदरवाइज यहाँ पे पॉपुलेशन की बहुत तेज़ी से आगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं 3.3, एक महिला 3.3 बच्चों को जन्म देगी। ठीक है, यानी 2 महिला की बात कर ले तो 2 महिला है जो अप्रॉक्स 7 बच्चों को जन्म देगी, आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने आपको हेल्थ के सिनेरियो के बारे में बात कर ली। अब माइग्रेशन इन बिहार, देखिए माइग्रेशन अब एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आफ्टर कोविड पेंडेमिक्स, क्योंकि यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट को सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क था कोविड के समय कि हम कैसे जो माइग्रेंट लेबरर हैं, इवन दिल्ली में है, कुछ साउथ में है, हरियाणा में हैं, ठीक है, उनको कैसे लाएं। वो बहुत बड़ा चैलेंज था बिहार गवर्नमेंट के पास, न उसके पास कोई ऐसा स्पेशल बसेस की संख्या सफिशिएंट थी। तो बिहार गवर्नमेंट है जो केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि मेरे को ट्रेन चाहिए, ट्रेन से ही अप्रॉक्स 40 लाख लोग को लाना था, तो ट्रेन से ही वो लोग आते। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो बात करें देखिए, तो बिहार की, तो बिहार में सबस्टेंशियल आउट माइग्रेशन होता है। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कहाँ होता है, यूपी में होता है, और सेकंड नंबर पे बिहार में होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है यूपी में और सेकंड नंबर पे बिहार में होता है। ठीक है, अच्छा चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम बात करें तो बिहार में तो इंटर स्टेट माइग्रेशन तो होता ही है। इंटर स्टेट माइग्रेशन करने का मतलब क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ठीक है, मैक्सिमम जो बिहारी लोग हैं वो जाते हैं दिल्ली, ठीक है, हरियाणा और कलकत्ता, यहीं पे जाते हैं, इनका ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे इंटर यानी मतलब कि राज्य के स्तर पर सिर्फ माइग्रेशन होता है, विदिन यानी इंट्रा स्टेट यानी कि राज्य के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी माइग्रेशन होते हैं, और स्पेशली माइग्रेशन वुमेन का होता है। ठीक है, वुमेन का माइग्रेशन इस चलते होता है क्योंकि आफ्टर मैरिज वुमेन क्या करती हैं कि वो अपने घर से चली जाती हैं अपने हस्बैंड के घर। ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करें इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, यानी इंट्रा मतलब क्या होता है, विदिन द स्टेट। तो विदिन द स्टेट की माइग्रेशन की बात करें तो बिहार में भी संख्या उसकी ज़्यादा है, और उसमें मैक्सिमम महिलाएँ हैं। और महिलाएँ क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिज का ऐसा प्रोविज़न है कि वुमेन को उनके हस्बैंड के यहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि देखिए बिहार के मेल हैं जो इंटर स्टेट माइग्रेशन करते हैं, और वुमेन है जो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, और बात करें इंट्रा स्टेट माइग्रेशन की कंट्रीब्यूशन की, तो इसमें 46% जो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन होता है वुमेन के द्वारा होता है। ठीक है, मात्र 14% ही मेल के द्वारा होता है, यानी मैक्सिमम मेल है जो अदर स्टेट में कमाने जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया सारा कुछ इंपॉर्टेंट उस रिपोर्ट में था फ्रेंड्स। अप्रॉक्स वो रिपोर्ट आपका
56 से 57 पेजेज का है। ऐसे उस रिपोर्ट को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे आपका उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, इवन पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपका शॉर्ट नोट्स है, इसे भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी टॉपिक की वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखूंगा मैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है तो मैं उस वीडियो को बना दूंगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप, अभी मेरा इंटरव्यू का एक सीरीज चल रहा है जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इवन मैं अभी बिहार का अभी जो जीएस है, जैसे उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के सेक्शंस हैं, उनको भी मैं कवर कर रहा हूँ इम्तियाज़ अहमद सर के बुक से। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी मैं अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ और आप लोग का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।